वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल बायो ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो हमने जो सामान्य भूगोल एक जनरल ज्योग्राफी होती है उसका परिचय हमने ले लिया और उसके अंतर्गत हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के आपके विभिन्न प्रकार के तारे इत्यादि मंदाकिनियाँ और ग्रहों इत्यादि की उत्पत्ति को समझते हुए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होता है, अक्षांश देशांतर पर कैसे मतलब अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, क्या आवश्यकता क्यों है और समय कैसे निर्धारित किया जाता है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर, वो सब चीज़ों को हमने समझा। ठीक है, एक जो बेसिक हमें आइडिया चाहिए था वो हमने लिया। साथ ही हमने पृथ्वी की गतियों को भी देखा, उस प्रकार से हमने देखा कि दिन और रात क्यों होता है, ऋतुएं किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं। एक उत्तरी गोलार्ध में कभी गर्मी पड़ती है तो कभी ठंड पड़ती है और उसी के विपरीत आपका दक्षिणी गोलार्ध में कभी गर्मी पड़ती है तो कभी ठंडी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है, हमने उन सब चीज़ों को भी देख लिया। मतलब एक सामान्य परिचय जो हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शन अपने सब ऑप्शनल के तौर पे किसी भी एग्ज़ाम के लिए लिया हो या नहीं लिया हो, लेकिन पता उनको होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक सामान्य सी बात थी ये। तो मैंने इसको इसलिए बताया ताकि इन केस अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपको कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, देन आई थिंक वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहा कि आपने उसको जान लिया, क्योंकि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया। आप चीज़ें आगे कैसे डेवलप होंगी आप आराम से समझ जाएंगे, एक ऐसे स्टूडेंट की तरह जो चीज़ों को बिल्कुल शुरुआत से समझने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए आगे आसान होती जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, और यहीं से देखा जाए तो एक कोर एरिया जो आपका है जियोमॉर्फोलॉजी का, वो हमारा स्टार्ट होता है। तो हम चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से लेकर चलेंगे क्योंकि अपना एक टारगेट खुद का भी है कि उससे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए ज्योग्राफी ऑप्शन को। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो मैंने आपको महाविस्फोटक सिद्धांत पढ़ा रखा है, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, आप देखेंगे जिस प्रकार से आप देखा होगा कि मैंने आपको महाविस्फोटक सिद्धांत जब पढ़ाया तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ऐसे कई सिद्धांत आए हैं जिसने मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करने का प्रयास किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी जो है सफलता हासिल नहीं कर सका। और जहाँ तक बात की जा रही है बिग बैंग थ्योरी की, तो ये भी मतलब देखा जाए तो ऐसा उतना सफलता नहीं है, सफलता हासिल इसने भी नहीं की है, लेकिन एक जो सर्वमान्य होता है कि ज़्यादातर लोग जिसे मानते हैं हम उसे ही लेकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब पृथ्वी के संबंध में अगर देखें, आप ब्रह्मांड के संबंध में अगर आप देखें तो ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी भी क्या है, असंभव है और कभी मुश्किल काम है। ठीक है, तो उस पर बस एक है कि अनुमान के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर हम उस पर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और उसी को आधार बनाकर हम आगे की अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो कल को अगर कोई ऐसा मतलब बेहतर से बेहतर कोई सिद्धांत आता है या फिर कोई और ज़्यादा प्रमाणिक सिद्धांत आ जाता है तो हम उसको फिर मान लेंगे, हम बिग बैंग थ्योरी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस बात से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि चीज़ें अभी काफ़ी जटिल हैं, अभी चीज़ें उतनी आसान नहीं जितना कि आप सोच रहे हैं। ठीक है, अभी जितना हमारे सामने दिख रही चीज़ें, हम उसी को आधार बनाकर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और इसी को हम आगे भी आधार बनाकर लेकर चलते रहेंगे। तो इतना आप ऐसा मत मान लें कि सारस्वत है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये चीज़ें अभी इतनी जल्दी चेंज भी नहीं होने वाली हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में, इवन आपके एग्जाम्स की मैं क्या बात करूँ, आपके सिलेक्शन तक या उसके कई साल बाद तक भी हो सकते हैं ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहें। तो इसलिए अभी आपको इनको एक अस्थायी सिद्धांत के तौर पर लेकर चलना होगा कि हाँ ठीक है, इसी तरह से पृथ्वी की या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो आपने महाविस्फोटक सिद्धांत, इन केस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जो मैंने जनरल ज्योग्राफी के सारे लेसन कंप्लीट किए हैं, उसके अंतर्गत जो मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को समझाया था, आप, मुझे उम्मीद है कि आप उसे पहले ही देख चुके होंगे, तब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक पृथ्वी की उत्पत्ति की जब हम बात करेंगे तो उसमें बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि बिग बैंग थ्योरी के बाद से चीज़ें कैसे होती हैं, और बिग बैंग को मैंने अच्छे समझा दिया था। तो यहाँ पे बस उसी से रिलेटेड हम पृथ्वी की उत्पत्ति थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादातर चीज़ों को हमने बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस करने के दौरान समझ लिया था। तो आइए बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो वही बात है, कोई इसमें नई बात नहीं, जो बिग बैंग थ्योरी में आपने पढ़ा था वही बातें यहाँ भी हैं। तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मतभेद हैं, हमने बात की थी, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक मतभेद हैं, लेकिन वर्तमान में सर्वमान्य मत महाविस्फोटक सिद्धांत जो ब्रह्मांड के साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति की भी व्याख्या करता है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे ही हम क्या करेंगे, मानेंगे, इसे ही हम समझेंगे हाँ ठीक है, यही जो पृथ्वी की उत्पत्ति का जो है क्या कारक है, मतलब इसी सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो व्याख्या करता है, तो ये सिद्धांत क्या करता है थोड़ा सा इसके अनुसार समझ लेते हैं। पहले हम चीज़ों को हम समझ ही, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि इसके अनुसार जब महाविस्फोट हुआ, मतलब जब बिग हुआ, तो तब ब्रह्मांड में पदार्थ चारों तरफ फैल गए। मतलब पहले आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था कि ब्रह्मांड बहुत मतलब छोटा, मतलब इस तरह से जो अंतरिक्ष का आज आप देखते हैं हिस्सा इस तरह से नहीं था, उसमें बस एक मतलब पिंड थे जिसमें कि लगातार क्या हो रहा था,
मतलब उसमें विस्फोट हुआ, अचानक से एक विस्फोट हुआ। इतना माना गया कि विस्फोट हुआ उस पिंड में, और उसके बाद क्या हुआ, विस्फोट होने के बाद जो पदार्थ इत्यादि थे उसके, वो चारों दिशा में फैल गए और बहुत ही तेज़ी से फैले, और इसी के साथ ही जो अंतरिक्ष का विस्तार मतलब ब्रह्मांड का विस्तार आपका होना शुरू हो गया। ठीक है, तो फैले हुए पदार्थों के समूहन से विभिन्न आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जब ये पदार्थ जो ब्रह्मांड जो उस पदार्थ में विस्फोट हुआ, उस पिंड में विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो उसके सारे पदार्थ जब फैले चारों दिशाओं में, तो फिर उनसे क्या हुआ कि जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ थे उनके चारों तरफ कम घनत्व वाले पदार्थों का समूह होना शुरू हो गया। तो उसके आधार पर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। और फिर जब आकाश गंगाओं में फिर विस्फोट होता है, तो इससे क्या होता है, जो इनके पदार्थ होते हैं चारों तरफ बिखर जाते हैं, फिर से इन पदार्थों के समूहन से फिर तारों का निर्माण होता है। मतलब कि फिर वही बात है कि यहाँ पे अधिक घनत्व वाले पिंड जो है कम घनत्व वाले अपने पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे और उनका समूहन करते थे, समूहन होता था, तो फिर उसके बाद एक तारे का निर्माण होता था। मतलब विभिन्न प्रकार के तारों का निर्माण इस तरह से आकाश गंगाओं में हुआ। अब तारों में विस्फोट होने के बाद फिर उत्पन्न पदार्थों के समूहन एवं संगठन द्वारा ग्रहों जैसे कि पृथ्वी का निर्माण हुआ। मतलब विभिन्न प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ, साथ साथ इसमें पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब इस महाविस्फोटक सिद्धांत है, इसी के संदर्भ में हम पृथ्वी के निर्माण की बात करते हैं। जब उस पिंड में महाविस्फोट हुआ तो उसके बाद फिर आप देखते हैं कि आपका इसमें आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, फिर आकाश गंगाओं में विस्फोट होता है, तो फिर तारों इत्यादि का निर्माण होता है, तारों में विस्फोट होता है तो विभिन्न प्रकार के ग्रहों इत्यादि का निर्माण होता है। मतलब अल्टीमेटली जो आपका ये पृथ्वी है या फिर कोई भी अन्य ग्रह है, उनका जो निर्माण है वो महाविस्फोटक सिद्धांत से ही क्या है, रिलेटेड है। और आपको ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो आप महाविस्फोटक सिद्धांत को एक बार फिर से देख सकते हैं। वैसे इतना आप जाने तो इतना इनफ है। बात करें अगर पृथ्वी की आयु के बारे में कि पृथ्वी की आयु कितनी है, ठीक है, मतलब कितनी साल की पृथ्वी हमारी हो गई। तो देखिए इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के नियम, मतलब एक दो नियम नहीं, बहुत ही ज़्यादा नियम है जो कि सब के सब यूजलेस हैं, किसी का कोई मतलब ना कभी एग्जाम में कभी पूछा जाएगा और ना वो सत्य है, इसलिए उनका कोई महत्व भी हमारे सामने नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ मतलब विभिन्न प्रकार के ऐसे तरीके कि पृथ्वी की आयु को ज्ञात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जो तरीका है वो रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी के आधार पर पृथ्वी की सर्वाधिक विश्वसनीय व्याख्या 4.6 अरब वर्ष आकी गई। मतलब यहाँ जो आयु है, ठीक है, विश्वसनीय आयु की व्याख्या यहाँ पे आप जोड़ लेंगे, आयु की व्याख्या अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो 4.6 अरब वर्ष आकी गई। मतलब कि हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष बाद हुई। मतलब कि आकाशगंगा में विस्फोट हुआ, फिर उसमें तारों में विस्फोट हुआ, उसके बाद फिर पृथ्वी में विस्फोट होता है। लेकिन जो वर्तमान मतलब अंतरिक्ष में दिखाई देता है वो तो महाविस्फोट के बाद ही वो वर्तमान अंतरिक्ष क्या हुआ था, मतलब आपके सामने आ गया था। चलिए ठीक हो, तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो अभी इतना ध्यान रखेंगे आप कि रेडियोधर्मिता जो है, रेडियो एक्टिविटी के आधार पर पृथ्वी की सर्वाधिक विश्वसनीय व्याख्या 4.6 वर्ष आकी गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप और देखेंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। जिससे भी एक ध्यान रखेंगे, मतलब एवरेज डेंसिटी क्या है पृथ्वी की, जिससे भी ध्यान रखेंगे। तो कहीं कहीं आपको 5.554 मिलेगा, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की थोड़ा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में चर्चा की हमने, और पृथ्वी की आयु के बारे में थोड़ा हमने देखा, एक फैक्चुअल जानकारी देखी। देखिए ये सब बस ये जो फैक्चुअल जानकारी है ना 4.6 अरब, ये बस ऐसे आप ध्यान रखें कि सबसे जो विश्वसनीय है रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी के आधार पर ही इसको मतलब 4.6 आपको ये अरब वर्ष इसकी आयु जो आंकी गई है। और रेडियोधर्मिता क्या है, ये फिजिक्स का टॉपिक है, बस आप इतना यहाँ पे ध्यान रखें कि मतलब इसके आधार पर जो पृथ्वी की जो आयु की व्याख्या सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती है, ठीक है। एज सच अभी मतलब बिल्कुल क्लियर कट नहीं कि ऐसा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास इसी पर किया जाता है कि इतने वर्ष पुराने वाली पृथ्वी है, ओके। और इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं स्थिति पृथ्वी की, मतलब पेड़ इत्यादि आप देख रहे हैं, मनुष्य इत्यादि है, ऐसा नहीं कि 4.6 अरब वर्ष पहले ही ये सब चीज़ें विकसित हो गई थी, नहीं। उस समय पृथ्वी अपना एक आग का गोला ही था, फिर धीरे धीरे चीज़ें पृथ्वी ठंडी होती गई, तो विभिन्न प्रकार के मतलब इसमें चट्टानों इत्यादि का निर्माण होना शुरू हुआ, और तो फिर वायुमंडल इत्यादि का धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हुआ। मतलब ये काफ़ी लंबे समय में ये क्रियाएं घटित हुई हैं, और उसके बाद आपके जो स्थल और वायुमंडल इत्यादि का निर्माण हुआ है, फिर साथ ही साथ आपके समुद्र इत्यादि का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये तुरंत जो आज की वर्तमान स्थिति है ये 4.6 अरब वर्ष पहले नहीं हुई थी, बल्कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी हैं आपकी, ठीक है। आइए बात करते हैं अब कुछ और चीज़ों पर, देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में हम जो एक चट्टानों के आधार पर अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी के मतलब विभिन्न प्रकार के भूगर्भीय इतिहास जो हम देखते हैं, तो हम चट्टानों को आधार बनाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक समय मापक तैयार किया है, ठीक है। क्या है वो, जो पृथ्वी के इतिहास के पंचांग कैलेंडर की भांति है, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कैलेंडर क्या करता है,
बताता है कि आने वाला समय क्या होगा, पिछला समय क्या था, इस किस तारीख को क्या था, किस तारीख को क्या था। आप चाहें तो देख सकते हैं, मतलब 100 वर्ष का भी कैलेंडर आता है, 16 वर्ष का भी कैलेंडर आता है, तो उसमें आप पिछले सालों में क्या कैसे डेट, किस डेट को क्या रहा है, चीज़ें कैसी रही हैं, उनके बारे में आप जानकारी ले लेते हैं। उसी प्रकार से जो वैज्ञानिकों ने जो ये पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए जो मैप तैयार किया, जो मापक समय मापक तैयार किया, उसे हम कहते हैं पंचांग कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के इतिहास के पंचांग कहते हैं उसे, कैलेंडर। ठीक है, यह समय मापक यूरोप की शैल क्रमों के अध्ययन पर आधारित है, जो संपूर्ण विश्व के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब ये है कि जो यूरोप आपका एक महाद्वीप है, उसमें जो शैल मतलब कि चट्टानें, जो चट्टानों का क्रम है, मतलब कि कौन सी चट्टान पहले आई, उसके बाद किस चट्टान की उत्पत्ति हुई, उसके बाद किस चट्टान की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार से जो शैल का क्रम है, जो चट्टानों का जो क्रम है, ठीक है, ओरिजिन का जो क्रम है, उस क्रम के आधार पर जो है इस समय मापक को तैयार किया गया है। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से समय है जिनमें इसको डिवाइड किया गया है, तो हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये संपूर्ण विश्व के लिए यही मान्य रखा जाता है कि हाँ ठीक है, ये जो यूरोप के चट्टानें हैं जिनको क्रमवार जो है निर्धारित किया गया है और इनकी आयु को निर्धारित किया गया, हम इसी को पूरे विश्व के संदर्भ में जो है मान लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो पूरे विश्व के लिए मानक समय का कार्य करती है। आइए बात करते हैं नीचे इसके भूगर्भिक इतिहास के बारे में बात करते हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द बात करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भूगर्भिक इतिहास जो है, देखिए तो एजोइक, पैलेओजोइक, मेसोजोइक, सियानोजोइक और नियोजोइक, मतलब 5 महाकल्पों में, 5 वृहद युगों में बांटा गया इसे ना, 5 सबसे बड़े बड़े युगों में बांटा गया पहले। ठीक है, कौन से? एजोइक, पैलेओजोइक, मेसोजोइक, सियानोजोइक और नियोजोइक, 5 बड़े बड़े युगों में बांटा गया इसको। उसके बाद हर एक जो महाकल्प है, जो एरा है, हर एक महाकल्प को क्या किया गया? पीरियड्स में बांट दिया गया। ठीक है, जैसे एजोइक की बात करें, जैसे आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन में बांट दिया गया। फिर उसी तरह पैलियोजोइक की बात करें, जैसे कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियम में बांटा गया। मेसोजोइक की बात करें तो ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस में बांटा गया। सियानोजोइक की बात करें तो इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन में बांटा गया। नियोजोइक की बात करें तो प्लेस्टोसिन, होलोसिन में बांटा गया। तो आप देखते हैं कि 5 बड़े बड़े मतलब युग आते हैं, महाकल्प आते हैं, बड़े युग आते हैं। अब फिर इन पांचों को जो है मतलब अलग अलग इन पांचों में खुद में क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम आइए देखते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में, किस प्रकार से कौन चट्टानें सबसे पहले आती हैं, उसके बाद कौन से चट्टानें आती हैं और क्या क्या इतिहास रहा है, मतलब चीज़ें बाद में कैसे विकसित हुई धीरे धीरे, उसको हम थोड़ा से एक नज़र भर देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मतलब विभिन्न महाकल्प और जो पीरियड्स हैं, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। क्यों याद करेंगे आप? क्योंकि आपको मैं जब मतलब पर्वतों के निर्माण के बारे में बताऊंगा तो उसमें भी आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के युगों मतलब जंतु इत्यादि का जब हम चर्चा करें तो उसमें भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। हम हिमयुग की बात करेंगे तो उसमें भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको आप याद कर लेंगे। और चूंकि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ एन ऑफिशियल ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो आपसे ये मतलब उम्मीद की जाती है, आपसे ये आशा की जाती है कि आपको ये चीज़ें याद होंगी। इनकेस यू आर ए स्टूडेंट फॉर GS, मतलब अगर आप GS के लिए केवल आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मतलब इन्हें नहीं जानेंगे तब भी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। ठीक है, सो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, सो यू शुड नो अबाउट दिस क्लासिफिकेशन, ओके, एंड यू शुड रिमेंबर दिस। तो आइए बात करते हैं हम एजोइक के बारे में बात करें। सबसे पहले एजोइक को हम बांटते हैं 2 पार्ट्स में, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। तो आर्कियन देखिए कि मैंने यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, जिसके आधार पे आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। और तो आर्कियन का मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर कोई मतलब चट्टान बनी पृथ्वी पर, तो वो कौन सी चट्टानें बनी है? वो बनी है आर्कियन चट्टानें। इसका समय क्या रहा है? इसका समय 250 करोड़ BC का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं, क्योंकि 250 करोड़ की जहाँ बात करेंगे वहाँ 2017 साल का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 250 करोड़ BC जो है इसका पहले मतलब सबसे पहले अगर किसी चट्टानों का निर्माण हो तो वो आर्कियन चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आर्कियन चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। फिर बात करें प्री कैम्ब्रियन के बारे में बात करें तो इसका जो होता है वो 150 करोड़ BC। देखिए 250 करोड़ से लेकर 150 करोड़ BC तक की आर्कियन युग रहता है। ठीक है, आर्कियन पीरियड रहता है। उसके बाद फिर प्री कैम्ब्रियन पीरियड आपका स्टार्ट हो जाता है। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड 150 करोड़ BC से स्टार्ट होगा आपका। और इसी में देखेंगे आपको जो धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, जो भारत की प्राचीनतम चट्टानें हैं, इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे धारवाड़ का निर्माण होता है, कुडप्पा का निर्माण होता है, फिर विंध्यन का निर्माण होता है। अभी मुझे लगता है कि 2017 चल रहा आपका, तो 2016, हाँ मेरे ख्याल से 2016 के PCS में इस पे एग्जाम आया था कि कौन सी चट्टान मतलब पहले निर्मित थी। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन ऐसे करके गुंडवाना करके दिए हुए थे। तो अब ध्यान रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे धारवाड़ चट्टान का निर्माण होगा, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन। ये तीनों ही क्या है? भारत के बारे में। ठीक है, तो भारत के चट्टानों के बारे में मैं थोड़ा सा देख लिया, चर्चा कर ली हमने। तो प्री कैम्ब्रियन जो कि आपका 150 करोड़ वर्ष
पहले जो था 20 मतलब बिफोर क्राइस्ट था, BC था, तो उसका जो काल आपका ये 150 करोड़ से आप देखेंगे 60 करोड़ वर्ष पहले तक जाता है। तो इसमें आप देखेंगे इन प्रकार के चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसको बस आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को देखिए याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा आपको, और चीज़ें आपको आगे जब मैं बोलूँगा कि ये प्री कैम्ब्रियन की चट्टानें या फिर प्री कैम्ब्रियन काल में, या मैं बोलूँगा कार्बोनिफेरस काल में, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। आप मतलब आपको बिल्कुल पूरा आइडिया होना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और इसका मतलब क्या है, वो तात्पर्य आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। इसलिए ये याद करने आपको जरूरी और आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं, फिर हम पैलेज़ोइक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पैलेज़ोइक हम देखिए एक और युग के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं प्राइमरी युग। जब मैं कभी आपसे कहूँगा प्राइमरी युग, तो आप सब ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि अरे प्राइमरी युग तो सर ने बताया ही नहीं। ध्यान रखेंगे पैलेज़ोइक को ही प्राइमरी युग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी आपका महाकल्प जो बड़ा वाला काल है, ठीक, जो बृहद युग है, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है, 6 भागों में। कौन कौन से 6 भाग इसके हैं? कैम्ब्रियन, देखिए 60 करोड़ BC से स्टार्ट होता है कैम्ब्रियन। उसके बाद फिर ओडोविशियन आपका 55 करोड़ BC से स्टार्ट होता है, मतलब 60 से 55 तक ये चलता है। फिर 55 से 44 तक जो है ओडोविशियन समय काल रहता है। फिर सिल्यूरियन समय काल जो है आपका 55 करोड़ BC से 44 करोड़ BC तक होता है। उसके बाद फिर डिवोनियन समय काल जो होगा 44 करोड़ BC, मतलब 44 करोड़ BC से स्टार्ट होता है और 35 करोड़ BC तक जाता है। इसी में देखेंगे कि मछलियाँ, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, सार्क इत्यादि का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब सॉरी, निर्माण नहीं करते हैं, उत्पत्ति होती है इनकी। मतलब विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जो आज हम देखते हैं, मतलब उस प्रकार की मछलियों का यहाँ पे क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है इसी काल में, डिवोनियन काल में। कार्बोनिफेरस की बात करें तो विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पेड़ क्या होते हैं यहाँ पे दब जाते हैं 35 करोड़ BC के आसपास। और फिर कोयला युग, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले का निर्माण होता है, जो कि आज भी देखते हैं कि वही कोयले जो निकाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कार्बोनिफेरस काल के ही कोयले हैं जो आज हमें मतलब प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत लंबा एक समय लगता है कोयले के निर्माण में। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। फिर पर्मियम युग आता है आपका 27 करोड़ BC से आपका पर्मियम युग शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पैलेज़ोइक, हमने आपका एजोइक देखा, हमने उसमें आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन के बारे में देखा। पैलेज़ोइक हमने देखा, इसमें हमने कहा कि ये प्राइमरी युग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब प्रथम युग के बारे में प्रथम युग के नाम से भी जाना जाता है। और इसको 6 भागों में बांटते हैं, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ठीक है। इसे आप याद करेंगे। और जो तीसरा आपका आता है मेसोजोइक, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, मतलब कि द्वितीयक युग। इसे भी ध्यान रखेंगे आप, सेकेंडरी एरा मतलब कि द्वितीयक युग। इसमें होता है ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ठीक है। तो क्रिटेशियक मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे ट्रियासिक का जो समय काल हो वो 22 करोड़ BC से स्टार्ट होता है, 18 करोड़ जाता है। जुरासिक का 18 करोड़ BC से, और क्रिटेशियस का आपका 13.5 करोड़ BC से स्टार्ट होता है। देखिए इसमें क्या है, जुरासिक, आप जुरासिक के बारे में जानते हैं आप, बहुत मतलब मूवीज़ भी इस पे आई हैं, जुरासिक नाम से ही मूवी आई हैं। तो ये क्यों है, मतलब इसी समय आप देखेंगे डायनासोर जो रहते हैं, इनका पृथ्वी पर बोलबाला रहता है, हर तरफ डायनासोर ही डायनासोर रहते हैं। और जानते हैं आप सभी लोग कि बहुत बड़े जानवर हुआ करते थे पृथ्वी के, तो इनका उस समय राज चलता था, एक छत्र राज चलता था, ठीक है, हर जगह ये मतलब पृथ्वी पर ये घूमते टहलते थे। लेकिन फिर अब समय काल ऐसा है, जलवायु ऐसी हुई कि अब इनके मतलब इनके साक्ष्य नहीं मिलते, मतलब इनके अवशेष मिलते हैं, हड्डियाँ इत्यादि मिलती हैं, इनके अस्थि पंजर निशान इत्यादि मिलते हैं, लेकिन मतलब ये अब जीवित नहीं है, जीवित रूप में ये नहीं है। तो 18 करोड़ BC पहले डायनासोर का युग रहता है, जो कि आजकल आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि डायनासोर के बारे में मतलब के ऊपर मूवीज़ बनाई जाती हैं, तो वही वाले डायनासोर हैं, ठीक है। तो वो जुरासिक पीरियड में बनता है, इसीलिए देखिए कई मूवियों का नाम जुरासिक रखा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसी पीरियड में डायनासोर जो है मतलब इनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसे भी जान लें आप। क्रिटेशियक की बात करें तो इसे ध्यान रखेंगे, क्रिटेशियक भी लिखा है तो कहेंगे क्रिटेशियस भी लिखा मिलता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, क की जगह पे स भी हो सकता है। तो 13.5 करोड़ BC के आसपास जो होता है, हिमालय में आपका उत्थान शुरू होता है। जो आपका हिमालय आपका जो पर्वत है, इसमें जो है धीरे धीरे उत्थान, मतलब अब हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की एजोइक के बारे में, हमने उसमें देखा आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, हमने चर्चा की पैलेज़ोइक के बारे में, जिसमें हमने देखा कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। और हमने मेसोजोइक की चर्चा की, जिसमें हम कहते हैं सेकेंडरी, द्वितीय युग भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं इसमें जब क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि डायनासोर युग जो है आपका कितना है, 18 करोड़ BC के आसपास होता है। फिर बात करें अगर हम सियनोज़ोइक की बात करें, जिसे हम टर्शियरी युग भी कहते हैं, टर्शियरी काल भी कहते हैं, तृतीय युग भी कहते हैं। इसको हम क्लासीफाई करते हैं 4 भागों में, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। अब ये चारों ही काल संयुक्त रूप से हम देखें तो 6.5 करोड़ से लेकर 1 करोड़ BC तक इनका समय काल होता है, ठीक है। और इस काल की सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली बात है वो ये है कि ये काल जो है आपके
इसी काल में हिमालय की उत्पत्ति होती है और अल्पाइन पर्वतों की उत्पत्ति भी इसी काल में होती है। तो जब मैं आपसे पर्वतीकरण के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जब आपको पर्वतीकरण पढ़ाऊंगा कि विभिन्न प्रकार की पर्वतों का मतलब निर्माण कब हुआ, ठीक है, तो मैं वहाँ कहूँगा आपको अल्पाइन पर्वत, ये पर्वत कौन से अल्पाइन श्रेणी के पर्वत हैं। तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि अल्पाइन ये क्या है, हम तो पढ़े ही नहीं अल्पाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको ध्यान में रखेंगे और वहाँ पे जब मैं आपसे कहूँगा कि अल्पाइन पर्वत हैं ये, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा अल्पाइन मतलब कि इनका जो उत्पत्ति है वो सियानोजोइक टर्शियरी युग में हुआ है। मैं वहाँ से आपको टर्शियरी पर्वत श्रेणी भी कर सकता हूँ वहाँ पे कि टर्शियरी पर्वत श्रेणी है, तो फिर आप वहाँ पे समझ जाएंगे अच्छा टर्शियरी मतलब तृतीय युग मतलब कि सियानोजोइक की बात कर रहे हैं सर। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इसमें इसी समय काल में जो है इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है, मतलब कि 6.5 करोड़ से 1 करोड़ BC के बीच में जो पर्वतों की उत्पत्ति हुई उन्हीं को अल्पाइन पर्वत या फिर टर्शियरी युग के पर्वत के रूप में संज्ञा दी जा रही है। तो इस प्रकार से जब चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे क्या है ये कैसे हैं, तो इसे आप ध्यान रखें। तो ये आपको देखिए याद कर लेंगे आप तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और आगे भी लगातार आपको काम करता रहेगा। मुझे पता है कि एक बार में आप याद नहीं कर पाएंगे, मैंने भी एक बार में कभी याद नहीं किया, लेकिन एक रहा कि लंबा समय मतलब कॉपी में लिख लिया, कहीं पे चिपका के रख लिया, अपने जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे अगर आपने एक पेज पर लिख कर अपने सामने मेज के सामने चिपका लिया, या फिर आपके पास अगर कोई बोर्ड है घर में तो बोर्ड पर लिख दिया, आपने लिख दिया फिर मिटा दिया, फिर लिखिए अपने से फिर मिटाया, फिर अपने से लिखा फिर मिटाया, इससे क्या होगा वो चीज़ें याद हो जाती हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप मतलब पहली बार में याद करने समस्या होती है, मैंने भी कई बार में याद किया, तो आप भी इसे चाहें तो याद कर सकते हैं। बहुत ही मतलब एक तरीका आप निकाल लें याद करने का। जैसे कि मैंने तरीका क्या निकाला मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसे पहले लेटर से लेकर चलता हूँ, जैसे कि जैसे मान लीजिए ये कैम्ब्रियन है तो मैं इसको याद करता हूँ, ये CO फिर SDCP ऐसे याद करता हूँ, COSDCP ऐसे मैं याद कर लेता हूँ। फिर ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, तो एक ही जैसे उच्चारण है, ठीक है, तो टीजे के मतलब एक ही जैसे उच्चारण, तो एक ही जैसे उच्चारण के आधार पर ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस याद कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात फिर याद करते हैं इनको इयोसीन, तो सब में देखेंगे सीन लगा है लास्ट में, तो ये सब ध्यान रखता है कि सियानोजोइक का है, तो ऐसे करते हैं EOMP, ठीक है, EOMP की तरह से याद करना है। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट याद कर लेते हैं, तो EOMP मतलब इयोसीन, O मतलब ओलिगोसीन, M मतलब मायोसीन, पी मतलब प्लायोसिन। तो आप देखेंगे लास्ट में सीन है मतलब ये सियानोजोइक का है, तो सीन से सीन देखिए से यहाँ पे भी है, मतलब सीन अगर बना लें आप इसे तो SEN सेन बना सकते हैं, तो सीन से यहाँ से आप सियानोजोइक मतलब कि सारे सीन वाले जितने लास्ट वाले हैं उनको आप यहाँ पे फोर्थ जो महाकल्प है उसके अंतर्गत आप याद कर सकते हैं कि इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसिन, प्लायोसिन। अब काल आप इसका अलग से याद करें, देखिए ऐसे नहीं याद करें, ऐसे मत याद करिए कि मतलब 250 करोड़ ये है फिर 150 करोड़ ये है, नहीं ऐसे मत याद करिए आप। इन सब का मतलब देखिए ए जो एक जो है इसमें तो 2 ही हैं तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद फिर इनका क्रम याद करिए कि कौन है पहले, कैम्ब्रियन है, ओर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डिवोनियन है, परमियन है, ठीक है, के है, फिर ए है, फिर जो है S है, D है, K है, P है, तो इसका क्रम याद करिए। कैम्ब्रियन के बाद ओर्डोविशियन, फिर सिल्यूरियन, फिर डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियम, इस प्रकार से जब याद करेंगे उसके बाद फिर क्या करना है आपको 250 करोड़, 150 करोड़, 60, 55, 44, 40, 35, 27 इस प्रकार से जब याद करेंगे ना तो आपको काल भी याद हो जाएगा 22, 18, 13.5 के बाद फिर 6.5 से 1, फिर इसके बाद आप हम ये इस पे आ जाएंगे नियोजोइक पे, इसको भी याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे मतलब जो भी आपके पास अगर कोई और भी तरीका होगा तो आप उससे याद करें, जरूरी नहीं कि मेरा ही तरीका अपनाएं, लेकिन मेन जो है पर्पज आपका होना चाहिए, जो ध्येय आपका है वो ये है कि आप इसे याद कर लें, ठीक है। तो हमने इयोसीन की बात कर ली, किसी समय जो मानो मतलब हिमालय और विभिन्न अल्पाइन पर्वतों की क्या होती है उत्पत्ति होती है। तो अब हम बात करेंगे इसमें नियोजोइक की बात करेंगे, मतलब नूतन महाकल्प जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाटरनरी, मतलब इंग्लिश में तो ये भी है, हम इसे एक और नाम से जानते हैं क्वाटरनरी, मतलब चतुर्थ युग के पर्वतीकरण या फिर जो भी है काल जो आपका चतुर्थ युग है, ठीक है। तो क्वाटरनरी के बारे में मैं आपसे कहूँगा तो आप समझ जाइए मैं नियोजोइक की बात कर रहा हूँ। तो नियोजोइक को 2 भागों में बांटा जाता है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन का समय काल क्या है 10 लाख BC से 10,000 BC तक, मतलब आप देखेंगे बहुत अभी नज़दीक का ही समय रहा है। और मैंने आपको पहले बता रखा कि ये क्या था, एक हिमयुग था। आपको मैंने जब समुद्र विज्ञान का चैप्टर पढ़ाया था तो इसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये प्लीस्टोसीन क्या एक हिमयुग है। हम आगे भी पढ़ेंगे इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की थी, ठीक है, क्योंकि जब मैं समुद्र तल परिवर्तन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने इससे चर्चा की थी, संबंधित जो आपके हिमयुग इत्यादि रहे उनसे चर्चा की थी। अब बात करें हम होलोसीन की बात करें तो होलोसीन क्या 10,000 BC से लेकर वर्तमान तक, मतलब कि आज हम जिस काल में रह रहे हैं, जिस पीरियड में हम रह रहे हैं आज इस समय, वो देखा जाए तो महाकल्प कौन सा है, नियोजोइक कल्प के अंतर्गत है, क्वाटरनरी युग भी इसे कहते हैं हम। और इसे हम देखा जाए कौन सा काल हमारा है, होलोसीन काल, जो कि 10,000 BC से शुरू हुआ है और तो वर्तमान तक चल रहा है। और जो आपके होमोसेपियंस मानव है, जो मतलब वर्तमान मानव आपको दिखाई देते हैं, जो वर्तमान मानव की प्रजाति आपको दिखाई देती है, इनके जो पूर्वज होमोसेपियंस हैं, इनकी उत्पत्ति जो है होलोसीन काल में ही, वर्तमान में ही मतलब होती है, ठीक है।
तो होलोसीन काल क्या है, हमारे मतलब होमोसेपियंस जो मानव हैं उनकी उत्पत्ति का जो है समय है, काल है, ठीक है। और जो हमने बात की यहाँ पे हिमयुग की बात की, तो अब मैंने आपसे बताया कि जो प्लीस्टोसीन है आपका क्या है, एक हिमयुग है। अगर और कुछ हिमयुग को देखा जाता है तो पृथ्वी पर जो 3 बड़े हिमयुग आए थे, कौन कौन से आए थे? देखिए, एक आपका आया था इधर आपने देख ही लिया प्लीस्टोसीन काल में, और एक जो आता है कार्बोनिफेरस काल में 35 करोड़ बीसी के समय। ये भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा हिमयुग आता है पृथ्वी पर। तो इस समय मतलब पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ जम जाते हैं, मतलब जो समुद्र के जल इत्यादि जो भी सब रहते हैं सब के सब खत्म हो जाते हैं, मतलब सब के सब जल जो है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। और साथ साथ एक आपका जो है प्री कैम्ब्रियन, तो प्री कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस और आपका जो प्लीस्टोसीन, ये तीनों क्या है, बृहद हिमयुग रहे हैं अपने मतलब पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे आप, आगे भी हम चर्चा करेंगे इसमें, लेकिन एक ध्यान रखेंगे ऐसे कि एक हिमयुग में मतलब होते हैं, हिमयुग क्या होते हैं उसको मैंने समुद्र विज्ञान में बता रखा है। मतलब ये होते हैं जब आपके पृथ्वी पर क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, और जो जल होते हैं वो जल क्या होते हैं, बर्फ में जम जाते हैं। चाहे वो नदियों का जल हो, चाहे वो आपका समुद्र का जल हो, चाहे कहीं का भी जल हो, पृथ्वी पर अगर उपस्थित है तो वो बर्फ में जम जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उसे हम कहते हैं हिमयुग। तो प्री कैम्ब्रियन काल में ऐसे हुआ था, और कार्बोनिफेरस काल में भी ऐसा हुआ था, और साथ ही साथ आपका प्लीस्टोसीन काल में भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो हमने इस पर चर्चा कर ली। तो आज का ये हमने जो वीडियो अभी स्टार्ट किया है, इसमें हमने चर्चा की आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें को समझा। फिर इसके मतलब युग को किस प्रकार निर्धारित किया गया, विभिन्न कालों को किस प्रकार निर्धारित किया गया, उस पर हमने चर्चा की। अब देखिए, इसमें 2 तरीके हैं पढ़ने के। पहला तरीका ये है कि हम चाहें तो जैसे एजोइक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, और सीनोजोइक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, मेसोजोइक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, पैलोजोइक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, नियोजोइक के बारे में थोड़ा पढ़ लें, और इसमें हम थोड़ा लिखते चलें, साथ ही साथ मतलब हम एजोइक के बारे में लिखते चलें, पैलोजोइक के बारे में लिखते चलें, मेसोजोइक के बारे में लिखते चलें, सीनोजोइक के बारे में लिखते चलें, और नियोजोइक के बारे में लिखते चलें। और एक तरीका ये है कि हम विभिन्न चीज़ों को डिस्कस करें, मतलब हम पर्वत की बात करें, हम ज्वालामुखी की बात करें, हम भूकंप इत्यादि की बात करें, हम कोयले की बात करें। तो हम इसमें क्या है, इन युगों का जो संबंध है वो वहाँ पे जाकर डिस्कस कर लें, ठीक है। एक अलग करने से अच्छा है कि हम वहाँ पे जाकर डिस्कस कर लें। मतलब जब हम पर्वतीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें पर्वतीकरण किस युग में हुआ मैं आपको वहाँ डिस्कस कर दूंगा, तो क्या वो चीज़ें आप वहीं पे पर्वत से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, पर्वतीकरण ये हुआ तो इस काल से शुरू हुआ, और काल आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसीलिए आप वहाँ से रिलेट कर लेंगे, हाँ ठीक है, इस काल से पर्वतीकरण मतलब शुरू हुआ, और इस प्रकार के जो पर्वत हैं इस समय में उत्पत्ति इनकी होनी शुरू हुई। तो ये क्या होगा, एक बेहतर तरीका है, न कि आप पहले एक बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद फिर वहाँ पे आप रिलेट ना करें, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आएगा उसमें। तो हम करेंगे ऐसे कि हम इन कालों में से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की मतलब असलाकृतियाँ हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जो आपके मतलब जलवायु से संबंधित जो भी बातें हैं, विभिन्न प्रकार का जीवों की उत्पत्ति से संबंधित जो बातें हैं, उनको हम उन जीवों के साथ या फिर उन असलाकृतियों के साथ जब हम बात करेंगे उनकी, तो उनके साथ ही हम इनको डिस्कस साथ में करते चलेंगे। अब मैंने साथ में आपको स्टार्ट एक दिखाई दिया है कि हिमालय की उत्पत्ति इस समय होती है, और जो मछली युग है, कोयला युग है, डायनासोर युग, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे ही दी है। तो इस आधार पर आप इसे याद कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद आगे के जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मतलब मैंने एक स्टार्टिंग वीडियो जो कि आपके पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित और इसके विभिन्न आंतरिक संरचनाओं के बारे में जो विभिन्न कालों में बांटा गया है, इससे संबंधित जो वीडियो था इसको मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं, और ठीक है, बने रहिए इसी तरह से, और नोट्स बनाते रहिए, लगातार कमेंट्स भी करते रहिए, और साथ ही साथ चैनल को शेयर करते रहिए। देखिए, शेयर करेंगे आप तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे और क्या चाहिए आपसे, यही चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा मतलब प्राप्त करें, बेनिफिट हो उनको, और इस प्रकार से क्या है, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप काम करेंगे, उसके बाद ठीक है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।